गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 30 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि रिलेटेड है कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट इन इंडिया। इस लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारे 29 लेक्चर को ही हम 30 लेक्चर के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम कमोडिटी फ्यूचर्स देख रहे हैं किस तरीके का मार्केट है हमारे इंडिया के अंदर। तो हमने कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट इन इंडिया पिछले टॉपिक में कवर कर लिया था। हम अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कमोडिटी फ्यूचर मार्केट के अंदर हमारे कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि इस कमोडिटी फ्यूचर मार्केट के अंदर डील करते हैं। तो अगर हम अपने पार्टिसिपेंट्स की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला जो पार्टिसिपेंट है हमारा दैट इज़ द हेजर्स। अगर हम हेजर्स की बात करें तो हेजर्स कौन होते हैं जो कि किसी भी तरीके की रिस्क को लेते हैं। हेजर्स आर दोज विच कैन टेक द रिस्क। तो जब हम हेजर्स की बात करते हैं तो हेजर्स आर दोज हु एक्चुअली हैव एन अंडरलाइंग पोजीशन इन दैट कमोडिटी। हेजर्स कौन है जो कि एक्चुअली किसी कमोडिटी के अंदर अपनी एक अंडरलाइंग पोजीशन को लिए हुए हैं। हेजर्स आर नॉट इन द कमोडिटी मार्केट फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट दे जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट देयर रिस्क। हेजर जो होते हैं किसी भी कमोडिटी मार्केट में वो सिर्फ वहाँ पे अपने प्रॉफिट को ही नहीं बनाते बल्कि वो अपने रिस्क को भी प्रोटेक्ट करते हैं। In the above example of the cotton farmer and the spinning mill, both the parties are hedgers as they are trying to protect their price risk at the future rate. और जब हमने एग्जांपल देखा था हमारे कॉटन फार्मर और स्पिनिंग मिल ऑनर का, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो दोनों पार्टीज़ थी उन दोनों पार्टीज़ को हम कह सकते हैं कि वो हेजर थे, क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाह रहे थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे किसी भी तरीके की प्राइस रिस्क को लेके जो कि एक फ्यूचर डेट पे होने वाली थी। Hedgers are more interested in the measuring the risk and better planning for their future cash flow. अगर हम कहें तो जो हेजर्स होते हैं, हेजर्स जो होते हैं वो मोर इंटरेस्टेड होते हैं किसी भी रिस्क को मेजर करने के लिए, और वो अपने फ्यूचर कैश फ्लो की बेटर प्लानिंग भी करते हैं जिससे कि फ्यूचर में उनको एक प्रॉपर कैश फ्लो मिलता रहे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की, दैट इज़ द स्पेकुलेटर्स। अनलाइक हेजर्स, स्पेकुलेटर्स डू नॉट हैव अ अंडरलाइंग पोजीशन इन द कमोडिटी। जिस तरीके से हमने कहा था कि जो हेजर्स होते हैं वो एक कमोडिटी की अंडरलाइंग पोजीशन में होते हैं, लेकिन जब हम स्पेकुलेटर की बात करते हैं तो स्पेकुलेटर कभी भी कमोडिटी की अंडरलाइंग पोजीशन में नहीं होता है। स्पेकुलेटर्स आर इन द कमोडिटी मार्केट टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस मूवमेंट्स। और स्पेकुलेटर क्या करते हैं, स्पेकुलेटर कमोडिटी मार्केट में अपने प्रॉफिट को बनाने के लिए प्राइस मूवमेंट्स को रेगुलरली मॉनिटर करते रहते हैं, प्राइस मूवमेंट्स को देखते रहते हैं जिससे कि उनको एक प्रॉफिट मिल सके। दे ऑपरेट ऑन द लॉन्ग साइड एंड द शॉर्ट साइड। वो हमेशा अपने आप को ट्रेड करते हैं, ऑपरेट करते हैं लॉन्ग साइड पोजीशन और शॉर्ट साइड पोजीशन के अंदर। स्पेकुलेटर्स आर एक्टिव इन फ्यूचर्स एंड इन ऑप्शंस एंड आर फोकस्ड प्योरली ऑन द मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ द प्राइस मूवमेंट्स। अगर हम कहें तो जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो एक्टिव रहते हैं हमारे फ्यूचर के अंदर, हमारे ऑप्शंस के अंदर, और उनका जो पूरा फोकस होता है वो प्योरली एक प्रॉफिट को बनाने के लिए रहता है जब वो एक प्राइस मूवमेंट को उनसे कंपेयर करते हैं या प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे वो अपने प्रॉफिट को देखते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे लास्ट पार्टिसिपेंट की, दैट इज़ द आर्बिट्रेजर्स। आर्बिट्रेजर्स आर द यूनिक प्लेयर इन द कमोडिटी मार्केट हु कैपिटलाइज ऑन द स्प्रेड बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द फ्यूचर प्राइस। अगर हम आर्बिट्रेजर्स की बात करें तो आर्बिट्रेजर्स हमारे एक यूनिक प्लेयर होते हैं किसी भी कमोडिटी मार्केट के अंदर, जो कैपिटलाइज करते हैं उस स्प्रेड को जो कि हमारे एक स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस के बीच में होती है। बाई बाइंग इन द स्पॉट मार्केट एंड सेलिंग इन द फ्यूचर मार्केट। वो हमेशा बाई करते हैं स्पॉट मार्केट पे और सेल करते हैं फ्यूचर मार्केट पे। तो दीज आर्बिट्रेजर्स लॉक इन द प्राइस डिफरेंशिएशन एंड दस आर्बिट्रेज एक्ट एज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट फॉर देम। और हम कहते हैं कि जो आर्बिट्रेजर्स होते हैं वो हमेशा प्राइस डिफरेंशिएशन को लॉक करते हैं और वो आर्बिट्रेजर को एक्ट करते हैं जिससे कि वो एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट को ले सके। बोथ आर्बिट्रेजर्स एंड स्पेकुलेटर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कमोडिटी मार्केट एज दे प्रोवाइड लिक्विडिटी टू मार्केट। हम कहते हैं कि जो आर्बिट्रेजर्स और स्पेकुलेटर्स है वो एक तरीके के इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है किसी भी कमोडिटी मार्केट के अंदर, जिससे कि वो इस मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सके। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देख रहे हैं, दैट इज़ द डिस्पेयरिंग कमोडिटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। To understand the idea of a commodity option, let us go back for the example of the farmer and spinning mill। अगर हमें समझना है कि हमारे कमोडिटी ऑप्शन का किस तरीके का आइडिया है तो हमें अपने एग्जाम्पल के पास जाना होगा दोबारा से, और हमें देखना होगा
कि एक फार्मर और स्पिनिंग मिल जो दो पार्टीज़ हैं वो किस तरीके से कंसीडर कर रही हैं। तो द फार्मर इंस्टेड ऑफ सेलिंग कॉटन फ्यूचर विल नाउ बाय अ पुट ऑप्शन ऑन कॉटन एट द प्राइस एट विच ही वांट टू हीज। अगर हम फार्मर के अकॉर्डिंग देखें तो जो फार्मर है वो स्टेट कर रहा है कि वो अपने कॉटन फ्यूचर्स को सेल करेगा और वो उसको बाई करेगा जब वो पुट ऑप्शन पे उस कॉटन की उस प्राइस के ऊपर अपने हेज को ले सके। इफ़ द प्राइस फॉल्स बिलो द स्ट्राइक प्राइस, अगर जो प्राइस है हमारे कॉटन की अगर वो स्ट्राइक प्राइस से कम हो जाती है तो देन द लॉस ऑन सेल ऑफ द कॉटन, तो हमें अपने कॉटन को सेल करते समय लॉस होगा और विल बी कंपनसेटेड बाय द प्रॉफिट ऑन द पुट ऑप्शन। और अगर हमें अपने प्रॉफिट को कंपनसेट करना है तो वो हमेशा हमें अपने पुट ऑप्शन पे मिलेंगी। अगर इसी को हम अपने स्पिनिंग मिल ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम क्या कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ द बाइंग कॉटन फ्यूचर्स विल बाय अ कॉल ऑप्शन, कि जब वो स्पिनिंग मिल ऑनर जब किसी कॉटन फ्यूचर को ख़रीदेगा तो वो हमेशा बाई करेगा उस कॉल ऑप्शन को उस कॉटन पे। तो अगर स्ट्राइक प्राइस पे देखें हम तो वो उस टाइम पे अपने आप को प्रोटेक्ट भी करेगा उस रिस्क से जहाँ पे वो एक हीज पार्टिसिपेंट है। तो इफ़ द प्राइस गोज अबाव देन द लॉस ऑन परचेज ऑफ द कॉटन विल बी कंपनसेटेड बाय द प्रॉफिट ऑन द कॉल ऑप्शन। तो अगर प्राइजेस जो है हमारे कॉटन की अगर वो कम होंगी तो वो उस पर लॉस लेगा और अगर वो परचेज़ करता है कॉटन को तो वो कंपनसेट करेगा उस प्रॉफिट को अपने कॉल ऑप्शन पे। तो फॉर द बोथ द कॉटन फार्मर एंड द स्पिनिंग मिल इन दिस केस ऑप्शन विल बी द बेटर सुटेड एज इट विल गिव द प्रोटेक्शन विद अ नॉन मैक्सिमम लॉस। कि अगर हम देखें तो जो कॉटन फार्मर और स्पिनिंग मिल ऑनर है इस केस के अंदर इस एग्जांपल के अंदर वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन उनके लिए एक बेटर सुटेबल कॉन्ट्रैक्ट है, एक डेरिवेटिव है जहाँ पे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक मैक्सिमम लॉस से जो कि उनको हो रहा है। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने अपने पार्टिसिपेंट्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हमारे कमोडिटी फ्यूचर मार्केट में होते हैं। तो वहाँ पे हमने सबसे पहले समझा था हीजर्स को। हीजर्स कौन होते हैं? जो कि कमोडिटी के अंदर एक अंडरलाइंग पोजीशन को लिए हुए हैं। हीजर्स कभी भी कमोडिटी मार्केट से किसी भी तरीके के प्रॉफिट को नहीं लेते हैं, वो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हर एक रिस्क से। और अगर हमने देखा तो हीजर्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं किसी भी रिस्क को मेजर करने के लिए और वो अपने फ्यूचर कैश फ्लो के लिए एक बेटर प्लानिंग भी करते हैं। स्पेकुलेटर की हमने जब बात की थी तो हमने कहा था कि जैसे हीजर्स जो होते हैं वो एक कमोडिटी के अंदर अपने एक अंडरलाइंग पोजीशन को बनाते हैं, वहीं अगर हम अपने स्पेकुलेटर्स को देखें तो वो किसी भी कमोडिटी के अंदर अपनी एक अंडरलाइंग पोजीशन को नहीं बनाते हैं। तो जो स्पेकुलेटर होता है वो हमेशा कमोडिटी मार्केट से सिर्फ प्रॉफिट को बनाने के लिए आता है और वो अपने प्रॉफिट को बनाता है एक प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे। और अगर हम देखें तो जो स्पेकुलेटर्स होता है वो हमेशा ऑपरेट होता है लॉन्ग साइड पोजीशन पे भी और शॉर्ट साइड पोजीशन पे भी। और हम ये कहते हैं कि फ्यूचर और ऑप्शंस के अंदर जो हमारे स्पेकुलेटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उनका जो फोकस होता है वो प्योरली हमेशा प्रॉफिट को बनाने में होता है जब वो किसी भी तरीके के प्राइस मूवमेंट को मार्केट के अंदर देखते हैं। इसके बाद हमने बात की थी हमारे आर्बिट्रेजर्स की। आर्बिट्रेजर्स भी हमारे कमोडिटी मार्केट के एक यूनिक प्लेयर होते हैं जो एक कैपिटलाइज करते हैं, जो कि एक स्प्रेड होता है हमारे स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस के बीच में। तो जब भी हम बाई करते हैं स्पॉट मार्केट पे और हम अपने कमोडिटी को सेल करते हैं फ्यूचर मार्केट पे, तो जो आर्बिट्रेजर्स है वो हमेशा उस प्राइस डिफरेंशिएशन को लॉक करता है और आर्बिट्रेजर एक्ट करता है कि एक फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट उसको अपने कमोडिटी के बेसिस पे मिले। तो जो हमारे आर्बिट्रेजर्स और स्पेकुलेटर्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कमोडिटी मार्केट में, क्योंकि वो इस मार्केट को लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमने डिस्पेयरिंग पढ़े थे हमारे कमोडिटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के। तो जब हमने ये देखा था कि जो फार्मर है जो कि अपने कॉटन फ्यूचर्स को सेल करना चाह रहा है, जब वो एक पुट ऑप्शन को बाई कर रहा है किसी भी प्राइस के अंदर तो वो एक हीज को लिए हुए है और अगर जो प्राइस है हमारी वो स्ट्राइक प्राइस से कम होगी तो वो हमेशा लॉस लेगा जब वो उस कॉटन को सेल करेगा और वो कंपनसेट करेगा उस प्रॉफिट को जब वो उस पुट पोजीशन में होगा। और अगर हम स्पिनिंग मिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम अपने किसी भी कॉटन फ्यूचर्स को बाई करेंगे जब हम किसी भी कॉल ऑप्शन को ख़रीद रहे हों उस कॉटन की स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पे जहाँ पे हमने हीज लिया हुआ है। तो अगर जो प्राइजेज हैं वो अगर अबव होंगी तो हमें लॉस होगा जब हम उस कॉटन को परचेज़ करेंगे। अगर हमें अपने प्रॉफिट को कंपनसेट करना है तो वो हमेशा कॉल ऑप्शन पे ही होगा। तो हम ये कह रहे थे कि जो कॉटन फार्मर है
और जो स्पिनिंग मिल ऑनर है वो इस केस के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर हमेशा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेटर सूटेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शंस के थ्रू हम एक प्रोटेक्शन भी ले रहे हैं अपने मैक्सिमम लॉस से, और जो प्रॉफिट हमें चाहिए मार्केट से उसको भी हम अचीव कर पा रहे हैं। तो जो आज का लेक्चर है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।